Hello and welcome to the 20th episode of Baatcheet. And in today's episode, अच्छा हाँ, we have a law student with us, and she belongs to a town which is famous for dacoits. I mean, कितना कम बार ऐसा होता है कि आप किसी से मिलते हो जिसके टाउन से dacoits famous हो. Okay, never mind. And her name is Shivi Mittal, and she went to all girls university, and we have talked about PDA, bias and bias laws, living relationships in India, all girls universities, and I don't know what else. But हाँ, बहुत सारी बातें करिए. So yeah, let's get into it. So tell me something about your school life. मतलब कैसा था school? यार मैंने स्कूलिंग तो अपने होम टाउन से ही किया, हाँ. मुरैना से. और मैंने बेसिकली अपनी पूरी लाइफ में 2 ही स्कूल में पढ़ा है. टिल क्लास 10th आई वाज इन वन स्कूल. फिर उसमें 11th-12th आगे नहीं था, तो फिर मैंने वो दूसरे स्कूल से करा है. तो 2 ही स्कूल में मैंने स्कूलिंग करी है. बाकी लोगों की तरह से शिफ्ट नहीं करा मैंने. अच्छा. I mean, how's मुरैना? जैसे आबू में बहुत सारे पहाड़ है, टूरिस्ट प्लेस है, तो मुरैना कैसा है? मुरैना यार एक बहुत छोटा सा टाउन है. एंड का कुछ डेवलप नहीं है. पर हमारे यहाँ जैसे तुम्हारे यहाँ पहाड़ है ना, हमारे यहाँ बीहड़ है. तो चंबल तो सबने सुना होगा. चंबल है मुरैना में. तो चंबल के आसपास बीहड़ है. बीहड़ इज़ बेसिकली कि मिट्टी के बड़े बड़े टीले होते हैं. तो चंबल के आसपास अराउंड मतलब दोनों साइड अराउंड 10 किलोमीटर सिर्फ बीहड़ थे एक टाइम पे. एंड मैंने 22 ईयर्स ओल्ड, 22 साल में मैंने देखा है कि वो इतने ज़्यादा कम हो गए हैं ना, क्योंकि लोग वहाँ पे आके रहने लगे हैं एंड वॉट नॉट, ड्यू टू ऑल चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस. अब बीहड़ ना के बराबर मिलते हैं. पर हमारे यहाँ बीहड़ के लिए फेमस था डिकॉइट्स. बीहड़ में सारे डाकू रहते थे. पान सिंह तोमर, फुलवा देवी एंड एवरी फेमस डिकॉइट दैट यू हैव हर्ड ऑफ, वो सब चंबल मुरैना से ही थे. और वो बीहड़ों में लिटरली रहते थे अंदर केव्स बना के. I mean, रहते थे या अभी थोड़े टाइम पहले ही इरेडिकेट हुए वहाँ से? अभी भी तुम्हें मिलते हैं डाकू, अभी भी रहते हैं चंबल के इनर एरियाज में. Are you serious? हाँ. अरे रिसेंटली किसी मूवी की शूटिंग हो रही थी जिसमें कंगना रानावत वाज फिल्मिंग. तो जब भी वो वहाँ पे शूटिंग करने गई तो डाकू लोग आए शूटिंग के सेट पे, तो सब डर गए. बट देन देवर लाइक कि हम बस कंगना के फ़ैन है तो हमें ऑटोग्राफ चाहिए. अभी भी मतलब है डाकू वाकू सब है, बट पहले जितना डर नहीं है. पहले काफ़ी खौफनाक एरिया माना जाता था. अभी पता है ऐसे एक्सपीरियंसेस है मुरैना के लोगों के कि जब जाके बोलते हैं ना कि हम मुरैना से हैं तो लोग डर जाते हैं कि अरे भिंड मुरैना डाकू चंबल दिस दैट. बहुत सारी एक्सपीरियंस स्टोरी सुनी है मैंने ऐसा. अगर कोई मेरे को बोलेगा कि मैं चंबल से, आई विल बी लाइक ओके, बंदूक है क्या तेरे पास? यार ये, और मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या सुनने को मिलता है ऑन रिपीट, मुझे सुनने को मिलता है, तुम कभी डाकू से मिली हो? एग्जैक्टली, मैं खुद पूछना चाहता हूँ कि तू कभी डाकू से मिली है क्या? ऑब्वियसली नॉट यार. डाकू वहाँ है डजंट मीन कि वो सड़कों पे घूमते हैं. ठीक है, वो सिटी से बाहर बीहड़ों में ही रहते हैं. तो यूजुअली करते क्या है डाकू लोग सब? अरे सब मतलब डिपेंड्स ना कि डाकू का लेवल क्या है. अब गैंगस्टर क्या करता है, सिर्फ या तो स्मगलिंग करता है, मर्डर करता है, सब करता है. ऐसे डाकू क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं. मेन तो उनका मोटिव होता है चोरी चपाटी करने का. पर फिर जितना हो जाए तो अभी तो वो लोग स्मगलिंग वगैरह में भी ऐड हो गए हैं. चंबल के वहाँ रेत मिलती है तो उसकी स्मगलिंग एंड ऑल, तो उसमें मर्डर्स भी इन्वॉल्व हैं. अब तो काफ़ी डार्क डीप सिस्टम है. कितना कैजुअली बोल रहे कि हाँ दिन में मर्डर करते हैं, शाम को कैफे जाते हैं, फिर रात को वही मारने लूटने का सीन. अमेजिंग यार, मतलब दिस इज समथिंग. सो मुरैना से स्कूलिंग करने के बाद देन यू वेंट टू जयपुर अपना लॉ करने के लिए, एंड यू वेंट टू ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी. ठीक है, और कोविड से लेके तो कितनी डिफरेंट थी चीज़ें. मतलब जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे, देखते आ रहे, बॉलीवुड ने ग्लोरीफाई कर रखा कि हाँ कॉलेज जाएंगे, मज़े करेंगे, बाइक पे घूमेंगे और ऐसा फ्रीडम मिलेगा. देख वही है ना कि ऐसे बहुत सारे वो थे. एक स्मॉल टाउन से बड़े टाउन में जाने के ही पहले बहुत सपने देखे थे कि यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे फ्रीडम होगी, कॉलेज में फ़न करेंगे, दोस्त बनाएंगे, ये करेंगे, नाइट लाइफ एंड ऑल.
बट किस्मत मुझे वनस्थली ले गई। मतलब तो कैसा था वनस्थली? यार वनस्थली इज एन एक्सपीरियंस, नाउ आई कैन से दैट। जब 5 साल हो गए हैं तब हाँ हाँ। फर्स्ट ईयर में जब मैं गई थी तो आई वाज सो अपसेट कि मैं घर से निकल के जेल में जा रही हूँ। एंड आई लिटरली फेल्ट लाइक दैट फॉर द होल फर्स्ट ईयर, क्योंकि वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप मतलब कैंपस के बाहर नहीं जा सकते, घर आने के लिए भी आपको दूसरों से परमिशन लेनी पड़ती है, ये नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस अच्छा। तो मतलब कहाँ मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के घर में भी नहीं होती है इतनी रिस्ट्रिक्शंस जितनी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ट्रू। बट देन इट्स एन एक्सपीरियंस यार। तो बीच में अपन क्लब हाउस में बात कर रहे थे कि मेनी बॉयज़ थिंक कि ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी में जाना या ऑल गर्ल्स कॉलेज में जाना इज सो मच फन, किया बहुत सारी लड़कियां दिखेंगी और ये सब। बट ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या रहती है जब कोई लड़का ऑल गर्ल्स कॉलेज में जाता है या ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी में जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट कि इसके लिए ना तुम आओ कभी वनस्थली। ये भी अपना एक एक्सपीरियंस होगा लड़के के लिए। तुम वहाँ पे आके नहीं शर्माए ना तो तुम्हें पता चल जाएगा एंड यू विल गेट टू नो कि लड़कियों को कैसा फील होता है जब 4 लड़के उसको घूर रहे हैं, उसके मतलब लाइक विदाउट हर कंसेंट एंड एवरीथिंग। कैसा फील होता है ना, ये लड़कों को एग्जैक्टली यही फीलिंग आती है वनस्थली आके। आप 16,000 लड़कियों के बीच में घूम रहे हो और वो 16,000 लड़कियों के बीच में आप इकलौते लड़के घूम रहे हो, सबका अटेंशन आपके पास है। 16,000 लड़कियां एक लड़के को देख रही है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये इंडिया का पैरेलल वर्ल्ड है। यू कैन से दैट। बहुत ही ऑकवर्ड हो जाते होंगे फिर तो, बोले फालतू कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा है। क्या हो रहा है सब कुछ। लड़के वहाँ सर नीचे करके चलते हैं क्योंकि इतनी लड़कियाँ और लड़कियाँ वहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाती है ना, पता है कि कुछ कर नहीं सकते। देखो मतलब कि सेफ है हम वहाँ पे। और अगर मतलब लड़कियों में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लड़के लड़कों को अप्रोच भी करते हैं वहाँ पे खुले हम, और लड़के कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी लड़कियाँ हैं तो करने का वही नहीं होगा। ठीक है, आप माइनॉरिटी हो वहाँ पे। और दूसरा बेसिकली आपका होम ग्राउंड है वो। हाँ वही ना, वहाँ पे हम शेर हैं वहाँ। तुम कुछ नहीं कर सकता सामने वाला। लड़कियाँ बिंदास जाके नंबर मांगती हैं भाई, बिंदास मुंह पे हाय हेलो कुछ नहीं, कहना है वो नंबर। कितना मजा आता होगा ये सब लोग। भाई कैंटीन में लड़का समोसा खा रहा है, उससे जाके बोल रही कहना है वो नंबर। वो बेचारा बोले दीदी वो नहीं है। बाजू में उसकी बहन बैठी है जिसको वो लेने आया है हॉस्टल से। और अब वो अपनी बहन की शक्ल देख रहे हैं, क्या करूं। देख मैं 99% लड़कों की तरफ से बोल रहा हूँ कि हमको कैट फाइट्स देखना बहुत पसंद है, ठीक है। बस 1% होंगे लड़के जिनको नहीं पसंद होगा शायद देखना, बाकी 99% लड़कों को देखना पसंद है बहुत ज़्यादा। अरे लड़कियों तो को भी पसंद वनस्थली है। में सिर्फ लड़के हैं तो कैट फाइट्स तो होती होंगी ना। तो हाँ मैंने यार। एक बार मेरी कॉलेज कैंटीन के सामने 2 लड़कियों को फाइट करते देखा था और कोई नहीं रोक रहा उनको, कोई भी मतलब कोई नहीं रोक रहा है। और सब देख रहे कि हो क्या रहा है भाई, क्योंकि 100 दिन में एक बार ऐसा होता होगा कि कैट फाइट हो रही है, बाकी दिन तो लड़के लड़ते ही रहते हैं यहाँ इधर ना उधर। पर ये होता है ना हमारे यहाँ की मतलब देखते तो सब है बट विद इन सेकेंड्स फिर जो दोस्त होती हैं साथ में वो लाइक कि ठीक है ख़त्म करो, और वो खींचना विचना शुरू कर देते हैं पीछे। मैंने 5 साल में एक ही कैट फाइट विटनेस करी है एंड इतनी सडन थी। हम नॉर्मली खड़े थे एंड स्टार्टेड, द गर्ल वॉज विद मी, जो दोनों में से एक बंदी थी वो मेरे साथ ही थी। तो मैं उसके पीछे खड़ी हूँ, वो मेरे आगे खड़ी है, और उसके आगे वाली जो बंदी है पता नहीं उन दोनों के बीच में मुंह से क्या बात है, उसने पलट के चांटा मार दिया, चोटी खींच दी और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एंड आई एम लाइक कि फक, 1 सेकंड में क्या हो गया ये खड़े खड़े। और दोनों को पीछे पीछे खींचा दोनों के फ्रेंड्स ने और बस 1 सेकंड में ख़त्म। वी डोंट इवन नो लड़की कौन थी क्या था, दोनों के बीच में कुछ पर्सनल नहीं था, नाम भी नहीं पता दोनों का एक दूसरे को, फालतू की लड़ाई हो गई। सो अभी क्या चल रहा है, मतलब फाइनल ईयर में है तो इंटर्नशिप करना। अभी यार अभी कुछ नहीं चल रहा, बस ऐसे अभी हमें इंटर्नशिप्स करनी कंपलसरी होती है तो वो चल रहा है, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, काम करना सीख रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर।
सो अगर किसी को नहीं पता चला है कि शिवी लॉ स्टूडेंट है फाइनल ईयर में, एंड इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वो इस पॉडकास्ट पे एंड या और दोस्तों वो है ही। सो तो इंटर्नशिप कर रही है तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के केसेस आते होंगे, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग एरियाज़ के। तो तेरा फेवरेट कौन सा है? यार मेरा पर्सनल फेवरेट क्रिमिनल है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स द मोस्ट फैसिनेटिंग एरिया ऑफ प्रैक्टिस इन लीगल फील्ड. आई थिंक सो. तो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह भी क्रिमिनल केसेस में आते हैं? हाँ, ये सब क्रिमिनल में कवर होता है. सो डोमेस्टिक वायलेंस को लेके मेन और वेमेन के कुछ अलग अलग लॉज है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा लोगों को फाइट करते हुए कि मेंस डू नॉट हैव इनफ राइट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. तो हाउ ट्रू इट इज़? यार इसमें ना मतलब हाँ, जैसे 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 तूने सुना है काफ़ी हद तक सही है कि मेंस के प्रोटेक्शन के लिए इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस में हमारे यहाँ लॉज नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि काफ़ी ही वीक लॉज हैं. क्योंकि देयर इज़ दिस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कि टोटली विमेंस को प्रोटेक्ट करता है. टोटली उसमें क्लॉज ही नहीं है कि अगर कोई मेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अगर कोई विमेन डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है किसी मैन के साथ, तो उसके पास कोई रेमेडी ही नहीं है. सो इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल चीज़ है ये. काफ़ी सारे लोगों ने ये टॉपिक्स मतलब ये इशू उठाया हुआ है पार्लियामेंट में कि देयर शुड बी लॉ फॉर मेन एज वेल. क्योंकि ऐसा है कि ये हमारी सोच है इंडिया में रह के कि ऐसा सिर्फ औरतों के खिलाफ ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है. बट इट इज़ नॉट ट्रू. मेन आर ऑल्सो subject to domestic violence and there must be laws to protect them also, but unfortunately अभी हमारे यहाँ नहीं है. नंबर कम है डोमेस्टिक वायलेंस का मेंस के अगेंस्ट, बट एग्जिस्ट तो करता है. हाँ ऑब्वियसली. अभी जिस क्राइम का नंबर कम है तो हम उसका एग्जिस्टेंस डिनाई तो नहीं कर सकते कि ये क्राइम होता ही नहीं है. क्राइम इज़ क्राइम. अगर किसी फीमेल के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और वो जाके एक केस लिखवा रही है, ठीक है, एंड सेम थिंग गोज विद मेन, लाइक अगर उसके साथ भी ऐसा होता है तो हाउ डिफरेंट इट इज़? मतलब दोनों के साथ उसको कोई प्रूफ देना पड़ेगा फीमेल को और मेल को नहीं देना पड़ेगा, या क्या? सी एट द स्टेज ऑफ कंप्लेंट और वी कैन से फाइलिंग एन FIR, तो किसी को कुछ प्रूव नहीं देना होता. आपको बस जाके बोलना है कि हमारे साथ ये हुआ है, इस आदमी ने ये किया है, एंड दे विल फाइल योर कंप्लेंट और योर FIR. यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग. आफ्टर राइटिंग और आफ्टर फाइलिंग दैट कंप्लेंट और FIR एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है जो पुलिस खुद से करती है शुरू. वो पुलिस अपने एंड से करती है. उसमें भी यू डोंट हैव टू इंडल्ज कि आपको कोई कुछ उसमें भी नहीं देना होता. देन पुलिस अपने आप ही वो इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन निकाल के और कोर्ट में बताती है कि ये कंक्लूजन है. देन अ होल प्रोसेस ऑफ ट्रायल स्टार्ट्स. और उसके बाद अगर वो फाइल हो जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेती है इन्वेस्टिगेशन, जो जज होता है वो अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जब ट्रायल स्टार्ट होता है तब आपको सारे एविडेंसेस देने होते हैं. प्राइमरी स्टेज पे कुछ नहीं देना होता. तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि मेल डोमेस्टिक वायलेंस को लेके ज़्यादातर केसेस लिखे ही नहीं जाते हैं? जितना मैंने देखा है नहीं होते हैं. मैंने नहीं एनकाउंटर करा ऐसा कुछ भी. जैसे बहुत टाइम से डिबेट चल रहा है कि हमारे लॉज काफ़ी ज़्यादा जेंडर बायस्ड है, तो वो किस हद तक सही है, और अगर है तो हमने ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया है? यार इसका ना, इसके पीछे जो मोटिव था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, या जो भी हमारे लॉ मेकर्स आज की तारीख में भी हैं, उन सब का ये मोटिव रहता है कि विमेन एंड चिल्ड्रन आर टू सच क्लासेस इन आवर सोसाइटी हु नीड्स अ लिटिल मोर प्रोटेक्शन देन अदर क्लासेस. तो क्योंकि उन्होंने एक वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है, इसलिए उनको प्रोटेक्शन देने का लॉज के थ्रू एक उन्होंने वे बनाया है, स्पेशल लॉज निकाल के. बट अब वो यूजेस की वजह से ये चीज़ आ गया है. नाउ हाउ पीपल यूज़ दीज लॉज आज की तारीख में, उसकी वजह से लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है कि ये जेंडर बायस चीज़ है. अदरवाइज़ वो जेंडर बायस के लिए नहीं आया है, वो प्रोटेक्शन के लिए आया है फॉर दोज पीपल जिनको लॉ मेकर्स ने वल्नरेबल कंसीडर किया है सोसाइटी के अकॉर्डिंग. जैसे अपन देखते हैं कि बहुत सारे फेक केसेस भी किए जाते हैं लोगों पे, एंड उसको मान लिया जाता है कि हाँ उसने ही किया है, उसने कमिट किया है क्राइम, डजेंट मैटर वो ट्रायल चल रहा है और क्या सीन है. तो ये मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है.
हाँ, ये हमारे लीगल सिस्टम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारा ये मतलब कॉन्सेप्ट तो बना दिया लॉ में कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक प्रूव नहीं करोगे गिल्ट तब तक इंसान इनोसेंट ही माना जाएगा जो अक्यूज्ड होगा। बट देन एक कोर्ट में जो ट्रायल चलता है वो तो है ही, सोसाइटी अपना एक अलग ट्रायल चलाती रहती है ड्यूरिंग होल प्रोसेस ऑफ लॉ। सोसाइटी का अलग ट्रायल चलता रहता है उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड के पीछे। वो लोग जजमेंट पहले ही पास कर देते हैं कि भाई इसके अगेंस्ट एफआईआर हो गई, ये क्रिमिनल है। उसको पूरे भली कोर्ट उसको एट द एंड बाइज्जत बरी कर दे, बट सोसाइटी ने उसको, हाँ, सोसाइटी क्रिमिनल घोषित पहले ही कर देती है। एंड दैट पर्सन, सैडली दैट पर्सन हैज़ टू लिव थ्रू दिस ह्यूमिलेशन हिज होल लाइफ। सो तेरे प्रोफेशन को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, मतलब तो कोई ऐसा मिथ जो तू बर्स्ट करना चाहती है? यार मिथ्स का तो पूछ मत। लोग ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हैं कि यार तारीख पे तारीख सच में हो सकता है क्या कोर्ट में? और वो क्या जॉली एलएलबी में तो अक्षय कुमार ने अलग ही मेजर सेट कर दिया भाई कोर्ट्स का, अलग ही स्टैंडर्ड। आप जज के साथ कितना भी हंसी मजाक कर लो, कुछ भी ऐसा नहीं होता भाई। दिस इज नॉट हाउ कोर्ट्स वर्क। आप तारीख पे तारीख नहीं कर सकते। तो जैसा मूवी में दिखाते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो आई वुड से कि हम अभी जो रीसेंट मूवीज आनी शुरू हुई है ना, इसमें फिर भी थोड़ा सा रियलिस्टिक कोर्ट्स दिखाने लग गए हैं। मतलब कोर्ट्स का इंटीरियर और थोड़ी सी वर्किंग। पहले की मूवीज़ में तो भाई बहुत ही हाइपोथेटिकल कोर्ट रूम्स दिखा रहे हैं। वो इतने अच्छे कोर्ट रूम्स कहीं नहीं होते, और ना ऐसे प्रोसेस होती कि लोग तारीख पे तारीख कर रहे हैं। द अदर डे आई वॉज वॉचिंग अ मूवी ऑफ गोविंदा, जिसमें वो ना वकील था और वो कोर्ट में खड़े होकर अपने हाथ में उसने आग लगा ली और जज साहब के सामने घूम रहे कि ऐसे हाथ जलाया और ये कर रहा है ना, लाइक कि अरे हाँ, देखिए मैंने राइट। उसमें ये क्या है? इस ऐसी चीज़ों की वजह से लोगों के मन में इतने सारे मिथ्स है। जैसे जॉली एलएलबी में दिखाते कि उसका विटनेस ले आता है वो कैसे आउट ऑफ नोवेयर कि अरे सर प्लीज़ आने दो, बड़ी मुश्किल से लेके आओ, अगर नहीं लेके आता तो किधर चला जाता है ये, और ऐसा सब। यार ऐसा नहीं होता। आपको कोर्ट में कुछ भी पेश करने से पहले ना यू हैव टू टेक प्रायर परमिशंस एंड एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मूवीज एंड ओरिजिनल मतलब एक्चुअल लीगल सिस्टम इज वेरी डिफरेंट। बहुत सीरियस माहौल होता रहेगा ना उधर कोर्ट रूम। अरे बहुत बहुत, मतलब वैसे जैसे मतलब देखो, जैसे तुम कोर्ट्स में देखते हो ना कि एक बड़ा सा रूम है, पीछे पार्टीज बैठी हैं और आगे दो वकील लड़ रहे हैं, दो दो अपनी अपनी टेबल से उठ के आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। एक बेंच होती है पूरे कोर्ट रूम में, इतने बड़े कोर्ट रूम में। वो उस पर भी कोई नहीं बैठा होता पुलिस वालों के अलावा, या कोई थका आ रहा है तो कोई बैठ जाता है, ऐसा बस। पूरे कोर्ट रूम में लोग खड़े ही रहते हैं और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि कौन से दो लॉयर्स, इतने सारे लॉयर्स खड़े हैं एक कोर्ट रूम में, तुम्हें नहीं समझ आएगा कि कौन सा लॉयर जज से बात कर रहा है, जज क्या बोल रहा है, लॉयर क्या बोल रहा है, कुछ नहीं समझ आएगा। जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि इंडिया में 11 में रहना इज़ लीगल, मतलब फिर आप रह सकते हो। बट और कोई स्पेसिफिक लॉज है 11 को लेके? जैसे मान लेते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, जैसे मान लेते दे हैड अ बेबी एंड नाउ दे डिसाइड कि उनको ब्रेकअप करना है, तो उस बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी फिर? तो थिंग इज कि पहले क्या था ना कि जो लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनको इलेजिटिमेट चाइल्ड का स्टेटस दिया गया था। बट अभी कोर्ट्स ने ये बोला है कि अगर बच्चे पैदा होते हैं लिव इन रिलेशनशिप में तो दे विल बी लेजिटिमेट चाइल्ड्स, तो उनको पेरेंट्स के लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। सो दे विल हैव प्रॉपर रिकग्निशन इन देयर फैमिली, प्रॉपर्टी में भी पार्ट होगा एंड एवरीथिंग। सो अभी जब चाइल्ड कस्टडी का कोई आउट ऑफ मैरिज भी कोई जो बच्चा पैदा होता है और उसकी जब चाइल्ड कस्टडी का कोई केस जाता है ना कोर्ट में, so there are several laws and apart from that there are several things that a judge consider before deciding child custody, कि पेरेंट कौन सा पेरेंट ज़्यादा कैपेबल है, बच्चे की एज क्या है, बच्चे का जेंडर क्या है, कौन से पेरेंट का क्या मतलब दोनों में से दोनों पेरेंट्स में से किसका स्टेटस कैसा है। अगर बच्चे एक पर्टिकुलर एज का होता है तो दे इवन कंसीडर बच्चे की विल, कि बच्चा किसके पास रहना चाहता है।
तो इसी तरीके से चाइल्ड कस्टडी का कोई भी केस होगा, तो चाहे वो लिव इन से हो या मैरिज के उससे हो, वो इसी तरीके से डिसाइड होगा ऑन सेवरल फैक्टर्स। बहुत बहुत डीप तरीके से सब डिसाइड करके, सब सोच समझ के जज ये मैटर डिसाइड करते हैं कि किसके पास जाना चाहिए बच्चा। सो जो बच्चा लिव इन के अंदर पैदा हुआ है और जो बच्चा आफ्टर मैरिज पैदा हुआ, दोनों की कस्टडी वैसे ही डिसाइड होगी, मतलब सेम तरीके से डिसाइड होगी जैसे होती है, जैसे मैरिज के बाद हुए हुए बच्चे के होते हैं, ऐसे ही राइट तो राइट। वैसे ही बैकग्राउंड चेक होगा और वैसे ही देखा जाएगा वो केपेबल है कि नहीं पेरेंट उसको पालने के लिए। जैसे इंडिया में है ना पीडीए को लेके मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या लॉज है, मतलब किस हद तक आप पीडीए कर सकते हो, मतलब अच्छा जिन लोग को नहीं पता है, पीडीए इज़ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, हक करना, किस करना, करते रहना। तो क्या 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 लॉज है पीडीए को लेके? किस किस करते रहना तक ही बस कर सकते हैं हम पीडीए में। अच्छा अच्छा, मेरे को ऐसा ऑनेस्ट प्रैक्टिकल आंसर देकर मैं पीडीए कर रहा है और मेरे को पुलिस वाला पकड़ ले, तो मेरे को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे तुझे लीगल एडवाइस दी जाए कि प्रैक्टिकल एडवाइस दी जाए एज अ फ्रेंड? डू यू थिंक लीगल एडवाइस वहाँ काम करेगी? नहीं भाई नहीं, तू फंस जाएगा। मुझे कॉल करने से पहले एग्जैक्टली। पहले पहले ही सुलटा लेना। बोले ससुरे इधर आ, ज़्यादा शाना बन रहा है तू। पता चला पुलिस वाला मेरे को पकड़ रहा है, आई विल बी लाइक अरे अंकल सेक्शन 364 या जो भी है XYZ, इसके हिसाब हमको नहीं कर सकते ऐसा। बोले तो डंडा डालता हूँ तेरे। बहुत ज़्यादा धारा है बता रहा है तू। सी, ये तो मतलब लाइफ एडवाइस है कि पुलिस वाले के सामने कभी शाना बनना ही नहीं है। बस बनने उसी में गई। सारी अकल है, आपको कुछ नहीं पता है। Until unless you are not an advocate ना, उसके सामने कभी लॉ मत झाड़ना। जैसे ऐसी सिचुएशन में तेरे को पकड़ लेते, जैसे तू लॉ कर रही फाइनल ईयर, तो तू भी ऐसा बताएगी कि अरे ये मेरे राइट्स है, ऐसा नहीं कर सकते आप, या तो फिर उसको टाल देगी कुछ भी मैं करके लॉ ऐसा? स्टूडेंट हूँ ना, मेरी कोई वैल्यू नहीं है पुलिस वालों के सामने। Until unless I'm an full-fledged advocate with a license and अच्छा registration, अच्छा। मेरी कोई वैल्यू नहीं है भैया उनके सामने। थैंक यू सो मच शिवी पॉडकास्ट पे आने के लिए। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस एपिसोड एंड ट्रस्ट में मुझे ये एपिसोड रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड। मेरे को काफ़ी टाइम बाद किसी एपिसोड को रिकॉर्ड करने में इतना ज़्यादा मज़ा आया, तो थैंक यू सो मच। अरे सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बातचीत विद सारी बिग फैन सर। ड्रीम पूरा हो गया मेरा तो। ओह माय गॉड, दे दूंगा मैं तेरे को बेल्जियन वॉफल में ट्रीट, अभी हो गया। डोंट पता है- बैक आउट, कमिटमेंट हो गया। अरे बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए आबू आना पड़ेगा।